शर्मिला पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। आकर उसने अपनी टोकरी घर के कोने पर रखी और फिर घड़े से पानी लेकर पीने लगी। तभी उसकी सास भी वहां पर आ गई और शर्मिला से बोली, आ गई बहू, कैसा रहा आज का दिन? क्या बताऊं माँ, इतना घूमी, लेकिन उसके बाद भी आज काम अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, किसी किसी दिन ऐसा होता है। आज मैंने कितनी सारी अच्छी सुंदर चूड़ियां बनाई हैं, और ये वाला डिजाइन देख, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल नया है, तो सब इसे खरीद लेंगी। डिजाइन तो सचमुच में बहुत सुंदर है। कल मैं इनको लेकर जाऊंगी और सबसे ऊपर रखूंगी, ताकि सब इसे जल्दी से देखें और खरीद लें। शर्मिला और उसकी सास दोनों चूड़ी बनाने और बेचने का काम करती थीं। शर्मिला के 2 बच्चे थे, जो पास के ही सरकारी स्कूल में जाते थे। 1 साल पहले शर्मिला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद दोनों सास बहू ने चूड़ी बनाने और बेचने का काम शुरू किया था। जैसे तैसे करके बस घर का गुजारा हो रहा था। शर्मिला की एक ननद भी थी, जो कभी कभी आया करती थी। अगले दिन सुबह शर्मिला नए डिजाइन वाली सारी चूड़ियां अपनी टोकरी में सबसे ऊपर रखती है और बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, लाल पीली हरी नीली चूड़ी। अरे ओ चूड़ी वाली, जरा इधर तो दिखा, किस किस रंग की चूड़ियां हैं तेरे पास? देख लो बहन, मेरे पास तो हर रंग की चूड़ी है, और चूड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पक्की चूड़ियां हैं। एक बार खरीदोगी तो महीनों इस्तेमाल करोगी। चल झूठी, कांच की चूड़ियां भी भला इतनी पक्की होती हैं? पर ये दिखा, ऊपर वाली तो बड़ी अच्छी लग रही है, बिल्कुल नया डिजाइन है। मेरी सासू माँ के हाथों में तो जादू है, बस कोई डिजाइन सोचती है और चूड़ियों पर बना देती है। अरे वाह, सचमुच, फिर तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, खुद चूड़ियां बनाती है। ये मुझे अच्छी लग रही है। कितने रुपए दर्जन दी? और शर्मिला उसे रेट बताती है। फिर वो 2 दर्जन चूड़ियां खरीद लेती है। आसपास की कुछ औरतें भी आकर शर्मिला से चूड़ियां खरीद लेती हैं। शर्मिला मन ही मन खुश होती है, क्योंकि आज उसकी काफी चूड़ियां निकल चुकी थीं। शाम तक आते आते उसका टोकरा आधा हो चुका था। घर पहुंचने पर, बाप रे बाप, बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे ओ छुटकी, एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। लाई माँ। माँ, आज तो अच्छा काम हुआ। किसी किसी दिन कोई औरत ऐसी आ जाती है, जो बस चूड़ी खरीदती है और उसके बाद चूड़ियां बिकना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है, किसी किसी के हाथ बड़े ही शुभ होते हैं। सुन शर्मिला, कल मोहिनी आएगी, कह रही थी कुछ दिन रुकेगी इस बार। हाँ, तो क्या परेशानी है माँ? उसका अपना घर है, जब चाहे जितना चाहे रुके। पता नहीं, फोन आया था उसका, थोड़ा सा दुखी लग रही थी। लगता है इस बारी फिर सास बहू में झगड़ा हो गया है। हर 3-4 महीने के बाद ऐसा ही झगड़ा होता है। उसके बाद मोहिनी यहाँ आ जाती है, फिर कुछ दिन यहाँ रुकती है और अपनी पसंद का सामान लेकर वापस चली जाती है। तो क्या हुआ माँ? होता है बहू, होता है। वो मेरी बेटी है, मैंने मान लिया। ये उसका घर है, ये भी मान लिया। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि अब उसका भाई जिंदा नहीं है। हम दोनों बेचारी कितनी मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करती हैं, और वो आकर अपनी पसंद की महंगी महंगी चीज खरीदने लगती है। उसे परवाह नहीं है, न तुम्हारी, न मेरी, और न इन 2 बच्चों की। अरे बुआ लगती है इनकी, कभी हाथ पर 2 रुपए नहीं रखती, कुछ भी उनके लिए लेकर नहीं आती। छोड़ो ना माँ, वो अपनी किस्मत का लेकर जाती हैं। जवान बेटे के चले जाने का दुख क्या होता है, ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस बार मैं मोहिनी को कड़े शब्दों में कह दूंगी। अरे, इन दोनों बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। कल को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे? और शर्मिला उसे रेट बताती है। फिर वो 2 दर्जन चूड़ियां खरीद लेती है। आसपास की कुछ औरतें भी आकर शर्मिला से चूड़ियां खरीद लेती हैं। शर्मिला मन ही मन खुश होती है, क्योंकि आज उसकी काफी चूड़ियां निकल चुकी थीं। शाम तक आते आते उसका टोकरा आधा हो चुका था। घर पहुंचने पर, बाप रे बाप, बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे ओ छुटकी, एक गिलास ठंडा पानी तो पिला। लाई माँ। माँ, आज तो अच्छा काम हुआ। किसी किसी दिन कोई औरत ऐसी आ जाती है, जो बस चूड़ी खरीदती है और उसके बाद चूड़ियां बिकना शुरू हो जाती हैं। हाँ, ऐसा होता है, किसी किसी के हाथ बड़े ही शुभ होते हैं। सुन शर्मिला, कल मोहिनी आएगी, कह रही थी कुछ दिन रुकेगी इस बार। हाँ, तो क्या परेशानी है माँ? उसका अपना घर है, जब चाहे जितना चाहे रुके। पता नहीं, फोन आया था उसका, थोड़ा सा दुखी लग रही थी।
लगता है इस बारी फिर सास बहू में झगड़ा हो गया है। हर 3-4 महीने के बाद ऐसा ही झगड़ा होता है। उसके बाद मोहिनी यहाँ आ जाती है, फिर कुछ दिन यहाँ रुकती है और अपनी पसंद का सामान लेकर वापस चली जाती है। तो क्या हुआ माँ? होता है बहू, होता है। वो मेरी बेटी है, मैंने मान लिया। ये उसका घर है, ये भी मान लिया। लेकिन उसे सोचना चाहिए कि अब उसका भाई जिंदा नहीं है। हम दोनों बेचारी कितनी मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करती हैं और वो आकर अपनी पसंद की महंगी महंगी चीज खरीदने लगती है। उसे परवाह नहीं है, न तुम्हारी, न मेरी और न इन 2 बच्चों की। अरे बुआ लगती है इनकी, कभी हाथ पर 2 रुपए नहीं रखती, कुछ भी उनके लिए लेकर नहीं आती। छोड़ो ना माँ, वो अपनी किस्मत का लेकर जाती हैं। जवान बेटे के चले जाने का दुख क्या होता है ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस बार मैं मोहिनी को कड़े शब्दों में कह दूंगी। अरे इन दोनों बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। कल को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे। और शर्मिला ये सब बातें पहले से ही समझ रही थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी सास से कहने की। आज सास ने जब ये बात की तो शर्मिला को लगा कि मोहिनी से बात करनी चाहिए। अगले दिन शर्मिला चूड़ियां बेचने निकल जाती है और वहीं मोहिनी पीछे से आती है। वो रास्ते में शर्मिला को देखती है। उसके पास उस समय काफी औरतें खड़ी हुई थीं। घर आने पर माँ, माँ, कहाँ हो तुम? इस बार मेरी सास से फिर मेरा झगड़ा हो गया है। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, वो मनाकर लेकर जाएंगे तभी जाऊंगी। मुझे तो कल ही अंदाजा हो गया था कि इस बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये ले, पहले पानी पी ले और मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा भाई नहीं है यहाँ पर, तेरी भाभी बड़ी मेहनत करती है, तब कहीं जाकर 2 पैसे जुड़ते हैं। दिन रात मैं और तेरी भाभी बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत? कैसी मेहनत? अरे वो तो एक कोने में खड़ी हुई थी और सारी औरतें उसके आसपास खड़ी हुई थी। उसे कौन सा गली गली घूमना है? अरे भाभी बहुत तेज है माँ, जितनी दिखती है उतनी शरीफ नहीं है वो। देखना शाम को आकर कहेगी काम इतना नहीं हुआ है। अरे माँ, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है वो तुमसे छुपाकर पैसे बचाती है। शर्मिला की सास 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। तभी थोड़ी देर में शर्मिला आती है और बताती है कि आज काम ज्यादा नहीं हुआ। रहने दो भाभी, मेरे आते ही आपने ये बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी सारी औरतें तुम्हारे पास खड़ी हुई थी। अब बता भी दो कितना काम हुआ है, कितने बचा लिए? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मोहिनी दीदी? भला मैं इस तरह पैसे बचाकर क्या करूंगी? जो पैसा है वो इस घर का ही तो है और मैं तो सारे पैसे लाकर माँ के हाथों में रख देती हूँ। घर चलाना तो माँ का काम है। सुन रही हो माँ? ये तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आई है। माँ, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छी कमाई हुई होगी। बहुत औरतें खड़ी थी वहाँ पर। और शर्मिला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब क्या है मोहिनी? क्यों पानी में आग लगा रही है? हम दोनों कितनी मेहनत करती हैं। मेहनत तो बस आप करती हो। देखो तो आपके हाथ कितने सख्त और खुरदरे हो गए हैं, और यकीन ना हो तो किसी दिन खुद जाकर देख लो। मोहिनी की बात सुनकर उसकी माँ अपने हाथों को देखने लगती है। थोड़ी देर में शर्मिला सब घर वालों के लिए खाना बनाती है। माँ, आज मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे स्कूल का कुछ सामान लेना था, तो मैंने वो आपके डब्बे से पैसे निकाल लिए जिसमें आप पैसे रखती हो। ये देख लो माँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब तो इसके बेटे ने भी कह दिया है कि माँ पैसे छुपा कर रखती है। अरे माँ, ये शक्ल से जितनी शरीफ दिखती है ना, उतनी है नहीं। मेहनत तो तुम भी बराबर की करती हो और पैसा ये रख लेती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दीदी, आप आखिर चाहती क्या है? मैं बाहर मेहनत करके आती हूँ और कोई पैसा नहीं छुपाती हूँ। आते समय मैं बाजार से सौदा खरीद कर लाती हूँ। उनमें से कुछ पैसे जो बच जाते हैं वो मैं उस डब्बे में डाल देती हूँ ताकि आगे काम आ सके। अरे वही तो, अगर पैसे बचाने ही हैं तो फिर अपने कमरे का डब्बा क्यों रखा हुआ है? वो तो माँ के कमरे में होना चाहिए। और मोहिनी की बात उसकी माँ को भी ठीक लगती है। वैसे शर्मिला, ये बात तो मोहिनी ने ठीक ही कही है। अगर तुझे पैसे रखने हैं तो डब्बा मेरे कमरे में रख दे। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो वैसा ही कर लेंगे। अगले दिन शर्मिला चूड़ियां बेचने के लिए जैसे ही निकलती है, मोहिनी अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ, तुम तो अपनी बहू के प्यार में अंधी हो गई हो। देखो वो कितने आराम से टोकरा लेकर निकल गई। पीछे से तुम उसके 2-2 बच्चों को संभालती हो, पूरे दिन का खाना पीना बनाती हो, घर का काम देखती हो, और वो महारानी मजे कर रही है, मजे। मुझे लगता है तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इतनी गरम गरम कांच की चूड़ियां बनाने में रोज मेरे हाथ जल जाते हैं
और इसे इसे तो बस खाली चूड़ियां बेच कर आनी है। बस बहुत हो गया। कल मैं जाऊंगी चूड़ियां बेचने और वो घर में रहकर चूड़ियां बनाएगी, बच्चों की देखभाल करेगी और साफ सफाई भी करेगी। अगले दिन सुबह, सुन शर्मिला, आज चूड़ियां बेचने मैं जाऊंगी और तू घर में रहकर चूड़ियां बना। अरे माँ, बहुत तेज धूप होती है बाहर और पता नहीं पूरा दिन कितना घूमना पड़ता है, आप थक जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ को, मैं साथ जाऊंगी ना माँ के। आखिर हमें भी तो पता चले इन चूड़ियों को बेचकर कमाई कितनी होती है। और मोहिनी की बात सुनकर शर्मिला को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपनी सास को जाने देती है। सास और मोहिनी दोनों चूड़ी बेचने के लिए निकल जाती हैं। फिर एक जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। बाप रे बाप, कितनी तेज धूप है। माँ, जल्दी जल्दी चूड़ी बेचो और घर चलो। अरे, मैं भला कैसे बेच सकती हूँ? कोई औरत आएगी तो खरीद लेगी। और उधर शर्मिला आज घर पर बैठकर चूड़ियां बनाती है। वो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन चूड़ियां वैसी नहीं बनती जैसी उसकी सास बनाती थी, और कई बार उसका हाथ भी जल जाता है। दोनों बच्चे कभी तो चुप बैठ जाते और कभी आपस में लड़ जाते। इस वजह से भी शर्मिला को बड़ी दिक्कत आ रही थी। ये क्या हो गया है मोहिनी दीदी को? हम सास बहू के बीच में क्यों गलतफहमियां पैदा कर रही हैं? हे भगवान, मेरी सास की बुद्धि को भ्रष्ट मत होने देना। उधर धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन कोई भी चूड़ी लेने के लिए नहीं आ रहा था कि तभी एक सब्जी वाली वहां आती है और, नमस्ते माँ जी, कैसी हो? पहचाना? पिछले साल मुलाकात हुई थी, दूसरी बार मिल रही हूँ आपसे। कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटी, ठीक है। क्या हुआ? आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे चूड़ियां नहीं बिकी आज। शर्मिला की सास कुछ कहती उससे पहले ही मोहिनी बोल पड़ी। मुझे पता है, मेरी भाभी कोई तो चालाकी करती है कि उनकी चूड़ियां बिक जाती हैं, वरना सुबह से हम दोनों तो ऐसे ही बैठी हुई हैं। और उसकी बात सुनकर सब्जी वाली हंस पड़ती है। माँ जी, बुरा मत मानना, उम्र हो गई है मेरी। आपकी बेटी की बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी ने ही उकसाया होगा आपको। शर्मिला तो इस गली से उस गली, उस गली से उस वाली गली, वो बेचारी तो बस गलियों में घूमती रहती है, आवाज लगाती है, तब औरतें जाकर उसकी चूड़ी खरीदती हैं। सब्जी वाली की बात सुनकर शर्मिला की सास भी इसी तरह करती है। एक गली में जाते ही वो आवाज लगाना शुरू कर देती है। तभी गली के कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। अरे माँ, भागो यहाँ से, यहाँ तो कुत्ते हैं। और मोहिनी की बात सुनकर उसकी माँ भड़क जाती है। चुप हो जा, तेरे कारण आज एक भी चूड़ी का सेट नहीं बिका। खुद का घर बसता नहीं है और यहाँ आकर महाभारत छिड़वा दी। कौन खोल कर सुन मोहिनी, इस बार मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी और कल सुबह ही तू यहाँ से चली जाएगी। अपना घर परिवार देख जाकर, यहाँ पानी में आग मत लगा। नहीं बेचनी मुझे चूड़ी, चल घर चल। और फिर शर्मिला की सास घर आ जाती है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है। माँ, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। जो कुछ होता है आपकी आंखों के सामने होता है। हाँ बहू, मैंने देख लिया, सचमुच में तेरा काम तो बहुत मेहनत का काम है और आपका काम भी बहुत मेहनत का काम है। ये देखो, आज मेरे हाथ कितने जल गए हैं, और ये सब कुछ इस मोहिनी की वजह से हुआ है। सुन, कल सवेरे ही चली जाइयो। और अगली सुबह मोहिनी चुपचाप चली जाती है और सास बहू फिर से वैसे ही काम करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रजनीश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था और 2 गायें उसके आंगन में बंधी हुई थी। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक बहन थी। रजनीश की उम्र निकलती जा रही थी और उसके माँ बाप की चिंता थी कि वो अपने बेटे की शादी कर दे तो गंगा नहा ले। माँ, तुम सुबह सुबह अपनी बहू के राग अलापना बंद करो। तुम तो रोज ही मुझे टोका टाकी करने लगी हो। अब शादी नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम रजनी की शादी करा दो? उसकी भी शादी करनी है, पर पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं ताकि घर में एक बहू आ जाए। माँ, तुम हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता ले आती हो, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से वो मना हो जाता है। तो मान क्यों नहीं लेती कि मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं? भैया, आप ऐसे तो मत कहो। देख लेना, जिस दिन आपकी शादी होगी मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी होगी। तो मेरी प्यारी बहन, माँ को भी ये बात अच्छे से समझा दो। जब मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी। रजनीश अपने खेतों की तरफ चल देता है और रजनीश की माँ बड़बड़ाते हुए घर के काम करने लगती है। माँ, तुम तो खामखा भाई के पीछे पड़ जाती हो।
तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उन्होंने शादी से मना नहीं किया है, बस उनकी किस्मत में अभी कोई ऐसी लड़की नहीं आई है। तुम दोनों भाई बहन ना नए जमाने के लोग हो, तुम नहीं समझोगे। एक माँ की इच्छा होती है कि उसके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे भी अपने पोता पोतियों का मुंह देखना है। ये कहकर वो रोने लगती है। रजनी अपनी माँ को किसी तरह चुप कराती है। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, भाई के लिए भी प्रार्थना करूंगी। रजनी पूजा की थाली लेकर गांव के बने हुए मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। वहां पर पहले से ही एक बड़ी सुंदर सी लड़की पूजा कर रही थी। हे भगवान, अब तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो। पूजा पर ध्यान न होकर रजनी का सारा ध्यान उस लड़की की बातों पर चला जाता है। अरे अरे अरे, ये तुम भगवान से क्या मांग रही हो? तुम्हें पता नहीं है ये जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है? तुम अपनी बात कर रही हो और मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो और हाथ पैर भी तुम्हारे ठीक ठाक है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, शायद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकती हूँ क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। मेरा नाम कोमल है और मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। लेकिन मुझे श्राप की वजह से इंसानों की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तुम परी हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे पर दिखाई नहीं दे रहे। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखाई दे रही हो। बस यही तो श्राप मिला हुआ है कि मुझे इंसानों के साथ पूरे 20 साल निकालने हैं, और अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। इस दुनिया में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, बस अचानक से मुझे इस गांव में लाकर पटक दिया गया। इसीलिए तुम भी इंसानों की तरह भगवान से प्रार्थना कर रही हो। तो देखो, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। प्रार्थना सुन ली? सच में? तो फिर मैं इंसानों जैसी क्यों दिखाई दे रही हूँ? मुझे तो अब तक एक परी बन जाना चाहिए था। वो इसलिए कि तुम अभी भी इंसान हो, और तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो मेरी भाभी बनकर। ये तुम क्या कह रही हो? मैं और तुम्हारी भाभी? फिर रजनी कोमल को अपने घर की सारी बात बताती है। ये सुनकर कोमल रजनी की बात मान लेती है और रजनी के साथ घर आ जाती है। रजनी भी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। लगता है मेरे बेटे रजनीश की किस्मत में एक परी ही लिखी थी। मुझे इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। रजनीश के माता पिता और बहन तीनों मिलकर कोमल को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। शाम को रजनीश जब घर आता है तो एक अनजान लड़की को घर में देखकर हैरान हो जाता है। खेतों में काम करते हुए उसके हाथ में काफी चोट आ गई थी। उसने घाव पर कपड़े को बांधा हुआ था, लेकिन उस अनजान लड़की को देखकर वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। तुम कौन हो? अरे आओ आओ बेटा, देखो मैंने अपने लिए बहू रानी ढूंढ ली है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमने आपके लिए लड़की देख ली है। इसका नाम कोमल है। हाँ बेटा, हमें अपनी बहू रानी पसंद आ गई है और हम कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी उसके साथ करा देंगे। अरे पहले कोई मुझे तो बताओ कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, इसका खानदान क्या है, और वैसे भी मुझे बाद में बताना। जा रजनी, पहले कोई दवाई ले आ, मेरे हाथ में चोट लग गई है। रजनी कहते ही दवाई लेने के लिए मुड़ती है। कोमल उसे रोक लेती है और फिर वो रजनीश का हाथ पकड़कर कपड़ा हटा देती है और घाव को अपने हाथों से छूती है तो घाव एकदम से ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? तुम क्या कोई जादूगरनी हो? वो तो मुझे नहीं पता भैया कि ये जादूगरनी है या नहीं, लेकिन ये एक परी है और इंसानों की जिंदगी जी रही है। फिर रजनी रजनीश को भी सारी बातें बता देती है। माँ, ये तो जादू जानती है। अगर कल को ये यहां से गायब हो गई सारे घर का सामान लेकर, तब क्या करोगी? ऐसे ही किसी लड़की पर आप लोगों ने भरोसा कर लिया। पूरी बात सुनने के बाद भी आप ऐसी बात कह रहे हैं? मैं सच में बहुत दुखी हूं और मुझे अपने देश वापस जाना है, लेकिन मुझे इंसानों की जिंदगी भी गुजारनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहां से सब कुछ चुरा कर ले जाऊंगी तो ये लो। कोमल घर के बीचों बीच खड़े होकर अपने दोनों हाथों को इधर उधर घुमाने लगती है। उनसे निकलती हुई सुनहरी किरणें सारे घर का कायाकल्प कर देती हैं। अब रजनीश का घर एक बड़ा घर था। वहां पर हर तरह की सुख सुविधा का सामान था। उसके आंगन में अब बहुत सारी गाय थी। गायों का बाड़ा भी बहुत बड़ा था। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सुंदर सुंदर कपड़ों में खड़े हुए थे। अब बताओ, मैं तो इतना कुछ दे सकती हूँ, भला मैं यहां से क्या लेकर जाऊंगी? मुझे तो बस खुशी खुशी अपना जीवन बिताना है। अब रजनीश के पास कोमल की किसी बात का जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद रजनीश और कोमल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है, जिसमें पूरे गांव को न्योता दिया जाता है। 56 तरह के खाने रखे जाते हैं।
देखो भाई, किस्मत हो तो रजनीश जैसी। शादी देर से हो रही है, लेकिन देखो तो क्या धूमधाम से हो रही है। इतनी तरह का खाना हमने तो अपने गांव में कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आजकल तो रजनीश के ठाट बाट हो गए हैं। घर देखा है उसका, कितना बड़ा है। आंगन में 10-10 गाय बंधी हैं, और वो भी देखभाल नौकर करते हैं। घी दूध की कोई कमी नहीं है उसके घर में। तुम दोनों को क्यों जलन हो रही है? बेचारे की जब शादी नहीं हो रही थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि उसकी शादी नहीं हो रही, और अब उसकी शादी हो गई है तो सब कुछ जलन हो रही है। अरे भाई, इतनी अच्छी दावत दी है, उसे खाओ पियो और अपने घर चलो। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाता है। कोमल के साथ अब रजनीश का जीवन बड़े अच्छे से बीत रहा था। भाई, बहू हो तो मेरी बहू रानी जैसी। घर में पैर रखते ही सबका जीवन बदल डाला। बस अब मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे, सब खुशी खुशी रहे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल में ही रजनीश एक बेटे का बाप भी बन जाता है। तभी एक दिन रजनी के लिए रिश्ते वाले घर आते हैं। बेटा, तुम अच्छे से छानबीन कर लेना, घर परिवार अच्छा लग रहा है। रजनी की भी उम्र हो रही है। बाबा बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपनी रजनी की शादी ऐसे करेंगे कि 7 गांव में ऐसी शादी किसी ने देखी नहीं होगी। सब बातें होने पर रजनी की शादी धूमधाम से हो जाती है, और देखते ही देखते रजनीश का परिवार भी बड़ा हो जाता है। अब उसके पास 2 बच्चे थे, और देखते ही देखते समय बीत जाता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। तुम ये उदास छत पर क्यों खड़ी हुई हो? परसों मुझे पूरे 20 साल हो जाएंगे धरती पर आए हुए। अब मेरे जाने का समय आ रहा है तो मेरा मन नहीं कर रहा। मैं इस तरह अपने बसे बसाए परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? परसों मेरे माता पिता आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? इंसानों की जिंदगी जीते जीते तुम भी इंसान ही बन चुकी हो, और देखो तो तुम भी अब बूढ़ी लगने लगी हो। ऐसे में तुम्हारे माता पिता तुम्हें वापस ले जाकर क्या करेंगे? ये सब तो छलावा है। जैसे ही मेरे माता पिता आएंगे और मेरे 20 साल पूरे होंगे, मैं फिर से एक युवा परी बन जाऊंगी। पर पर अब मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। घर में जब ये बात सबको पता चलती है तो सब उदास हो जाते हैं, यहाँ तक कि रजनी भी अपने ससुराल से आ जाती है। ये सब क्या हो गया? मैं जानती थी कि तुम 20 साल के लिए धरती पर हो। मुझे लगा समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं भाभी, नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकती। नहीं मेरी बहू रानी, मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें यहीं रहने दे। 3 दिन बाद कोमल के माता पिता उनके घर आते हैं। बड़े बड़े पंखों, सुनहरे कपड़ों और बिल्कुल जवान। उनके माता पिता को देखकर सभी हैरान थे। आप लोग मेरी बहू रानी को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आपने एक बार भी नहीं सोचा 20 साल वो यहाँ धरती पर कैसे गुजारेगी, और न ही इतने सालों तक तुम लोगों ने अपनी बेटी की सुध-बुध ली। हमारे परिलोक में ऐसा ही होता है, सजा मिलती है तो बहुत लंबी मिलती है। हम अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, आप हमसे एक चीज मांग सकती हो बस। ये सुनकर रजनीश की माँ खुश हो जाती है और कोमल के माता पिता से कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही यकीन नहीं कर सकती। पहले आप अपनी बेटी कोमल की कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे जरूर दोगे। वो दोनों कोमल के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। तब रजनीश की माँ कहती है, मैं चाहती हूं कि जब तक मेरे पोता पोती की शादी नहीं हो जाती, जब तक मैं और मेरे पति का देहांत नहीं हो जाता, यहाँ तक कि जब तक रजनीश इस दुनिया से नहीं चला जाता, तब तक कोमल यहीं रहेगी। वादे में बंधे हुए कोमल के माता पिता कुछ नहीं कर पाए, और वो अपनी बेटी को वापस धरती पर छोड़कर चले गए। और इस तरह आगे का उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा।